नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के सभी बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी का मतलब होता है इसमें एक ही व्यक्ति में ज़्यादा खूबियाँ हों, एक से ज़्यादा खूबियाँ हों। जैसे वे कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास हैं। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है। बकरी इनका नाटक है। भों भों खो खो, बबूता का जूता, लाख की नाक, ये इनके बाल साहित्य है। सर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है कि किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। सबसे जो कठिन जीवन होता है वो उसी का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि किसी को अपेक्षा होती है तो वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति से ही होती है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। पाठ से संबंधित देखिए, पाठ परिचय। ये जो संस्मरण है, संस्मरण होता है कि किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई यादों को कोई लेखक अपनी स्मृति के आधार पर लिखता है तो वो स्मृति कहलाती है, संस्मरण कहलाती है। स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल मुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्सचैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के में अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। लेखक ने फादर बुल्के के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने राम कथा से संबंधित भी बहुत कुछ साहित्य लिखा तथा भारतीय हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के भी विद्वान थे, परंतु हिंदी का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया और महत्वपूर्ण पद पर भी, हिंदी के पद पर भी वो रहे। हिंदी इंग्लिश शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया था, जो इस पाठ में हमें पता चलेगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक तरह का फोड़ा होता है, शरीर पर जो फोड़ा फुंसी मोटे रूप में होता है, तो उसका दर्द या पीड़ा या कुछ इस तरह से उसमें कुछ विषाक्त तत्व अगर हो जाए, वो विषाक्त हो जाए, जहरीला हो जाए उस जगह, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति फादर बुल्के नहीं थे, जिनको इस तरह से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब देखिए, यहाँ उनका रेखा चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है
किस तरह का उनका चेहरा मोहरा आकार उनका था कि उनका शरीर थोड़ा लंबा है, यानी कि यानी लंबा शरीर उनका है। पादरी का सफ़ेद चोगा, पादरी लोग जो सफ़ेद वस्त्र ऊपर से नीचे तक जो पहनते हैं कोट की तरह जो लंबा होता है, तो वो उन्होंने पहन रखा है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। गोष्ठियों कहते हैं जहाँ कवि या लेखक जो होते हैं बहुत सारे, तो एक जगह बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो उसे गोष्ठी कहते हैं। उसमें जो चर्चा होती है वो उस में बहस होती है किसी विषय पर। तो हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते, यानी कि हमेशा सबकी सहायता करते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, यानी कि लेखक के जब बच्चा हुआ तो फादर उसके मुख में पहली बार फादर ने ही अन्न डाला था। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। वात्सल्य उनका इस तरह का था जैसे देवदार का एक वृक्ष होता है जिसकी छाया बड़ी शीतल होती है। जो शांति और शीतलता भीषण गर्मी में जब देवदार की छाया में मिलती है, उसी तरह का सुख लेखक को उनके साथ होने में प्राप्त होता था। तो वो देवदारों की छाया की तरह उनके साथ को मानते हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।